नमस्कार। मैं संजय उपाध्याय। पहले मैंने वादा किया था आपसे, कहानी की कड़ी को मैं आगे ले जाऊंगा। आज पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप, जिस रात में हथियारों की वर्षा हुई थी, उसकी दूसरी कड़ी लेकर मैं प्रस्तुत हूं आपके सामने। हालांकि इस कड़ी में बिहार की चर्चा कम होगी और देश की आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी कुछ चर्चा हो सकती है। हालांकि उसके हम कोई एक्सपर्ट नहीं हैं। बतौर जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में जो कुछ भी मैंने ऑब्जर्व किया है, वही ऑब्जर्वेशन आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, पेश करूंगा। दरअसल वह विमान, जिस विमान से 17 दिसंबर 1995 को पुरुलिया के गांवों में हथियार गिराए गए थे, वो हथियार की लोडिंग हुई थी ईरान में। वह कराची में ईंधन भरा गया और वाराणसी में आकर विमान, भारत के वाराणसी में, काशी में विमान में कुछ फॉल्ट आया और विमान को नीचे उतारा गया। फिर उस फॉल्ट को ठीक करने के बाद विमान को चालक दल, क्रू मेंबर लेकर उड़ चला। बड़ा रहस्य है। देश में वह विमान घूमता रहा, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी अपने देश की सोई रही, खुफिया एजेंसियां सोई रही। हथियार 17 दिसंबर की रात में लाखों की संख्या में कारतूस, हैंड ग्रेनेड, AK-47, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, वो सब गिरे थे। बहुत दिलचस्प है यह जानना। हालांकि इस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। भारत में भी एक फिल्म बनी है, विदेश में भी कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, किताब भी इस पर लिखी गई है। दिलचस्प यह है जानना कि उस में जो सवार थे आर्म्स डीलर, उसमें 5 तो पकड़े गए क्योंकि मुंबई में जैसे ही विमान, माने वह रूसी विमान आया, MiG-21 ने उसे रोक लिया। MiG-21 को रोकते ही विमान को नीचे उतारा गया। आश्चर्य है, 5 पकड़े गए, उसमें कुछ लातिनवी थे, ब्रिटिश नागरिक थे एक, लेकिन उसमें डेनमार्क का किम डेवी दीवार फांद कर भाग गया। बड़ा आश्चर्य, कैसी सिक्योरिटी सिस्टम थी अपनी। इसका मतलब सिक्योरिटी सिस्टम अपना फेल था वहां, या फेल करवा दिया गया था। किम डेवी बहुत बड़ा झूठा भी था। उसने सीधे तौर पर भारत सरकार पर आरोप लगाया कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की, कि भारत सरकार को और भारतीय खुफिया एजेंसी रा को इसकी सटीक जानकारी थी कि हथियार वहां गिरने वाला है। अगर इसकी जानकारी भारत सरकार को थी ही, तो फिर एजेंसियां बाद में क्यों इतनी सक्रिय हो गई? फिर वो 5 कैसे पकड़े गए? इसमें मामला यह आता है कि अपने देश के कुछ वैसे खतरनाक तत्व इसमें शामिल थे, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय हथियार सौदागरों के बीच, जिन्होंने सारी व्यवस्था कर दी थी किम डेवी को यहां से निकलने के लिए। यही कारण रहा कि किम डेवी यहां से
मुंबई एयरपोर्ट से भाग निकला। अगर भारत सरकार को पर जिस तरह से उसने आरोप लगाया, किम डेवी ने, या रा पर आरोप लगाया, तो फिर वो 5 पर मुकदमे कैसे चले? बजाबता उन्हें जेल में रखा गया। हाँ, यह एक अलग बात है कि क्षमा याचना जो अपना संविधान के तहत जो प्रावधान है उसके तहत उन लोगों ने क्षमा याचना की और उनको 2008 के आसपास क्षमा याचना राष्ट्रपति ने दे भी दी। किम डेवी को भी मिल सकता था, लेकिन किम डेवी बराबर डरता रहा और उसने अपने वकील, अपने अधिवक्ता को यह कह रखा था कि अगर मैं भारत जाऊंगा तो मुझे 3rd डिग्री भी वहां दी जा सकती है, वहां मुझे प्रताड़ना दी जा सकती है। और इस डर से डेनमार्क की सरकार उसकी बराबर रक्षा करती रही, डेनमार्क की अदालत भी उसकी रक्षा करती रही। हालांकि भारत सरकार ने या भारतीय एजेंसी ने यह भी एक बार कहा कि अगर आप प्रत्यर्पण संधि के तहत किम डेवी को भारत नहीं भेजेंगे तो केस को चलाने की अनुमति दी जाए, उन्हें डेनमार्क की ही जेल में रखा जाएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। कुल मिलाकर स्थितियां बड़ी उलझी हुई हैं, इस पर कुछ भी कहना। और 1995 के बाद शायद ये सतर्कता बरती गई है इंटरनेशनल बॉर्डर पर कि अब रडार क्या, ड्रोन तक को मार गिराए जा रहे हैं। उन दिनों टेक्नोलॉजी भी उतनी अपनी डेवलप नहीं थी। आज डिफेंस टेक्नोलॉजी अपने देश की ही बहुत मजबूत हो चुकी है। इंटरनेशनल बॉर्डर काफ़ी सुदृढ़, काफ़ी मजबूत कर दी गई है, सुरक्षा अभेद्य कर दिया गया है। बावजूद कभी कभी उस पर आरोप लगते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम पर, तो बहुत बड़ी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपनी नेपाल की है, बांग्लादेश की है, उधर फिर पाकिस्तान की है, म्यांमार की है। तो कुल मिलाकर इतना बड़ा इंटरनेशनल बॉर्डर को चेक करना कहीं कहीं माने गलतियां हो सकती हैं और होती हैं, हालांकि होनी नहीं चाहिए। इस तरह की गलती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किम डेवी बहुत स्मार्ट था। किम डेवी ने यहां तक कहा कि उस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब उतना बड़ा आर्म्स डील का उसने काम किया, इंटरनेशनल लेवल का उसने काम किया, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हुई कैसे? बहुत स्वाभाविक है, उसे पैसे तो मिले होंगे और भारी मात्रा में उसे पैसे मिले होंगे। किम डेवी ही इसका मुख्य आरोपी था। बताया जाता है, जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसके अनुसार किम डेवी ने ही ब्रिटिश नागरिक ब्लीच, जो गिरफ्तार भी हुआ था, उसको फोन करके कहा था कि भारत में हथियार गिराना है। इसका मतलब कि उसका सीधा कनेक्शन भारत में कोई ना कोई एजेंसी, प्राइवेट कोई एजेंसी से थी। उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वह जासूसों की दुनिया में भी काम करता था, हथियारों का बहुत बड़ा सौदागर भी था। कोई छोटा मोटा सौदागर नहीं। अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो हवाई जहाज से उतना हथियारों की वर्षा करवा सकता है, वह कितना बड़ा
सौदागर हो सकता है। तो किम डेवी बराबर डरता रहा भारत आने से। शायद उसे इस बात की आशंका थी कि अगर मैं भारत गया तो वहां मुझे 3rd डिग्री दी जा सकती है, प्रताड़ना मिल सकती है, यातना दी जा सकती है। हालांकि भारत सरकार की ओर से बराबर यह कहा जाता रहा कि उन्हें बिल्कुल सुरक्षा दी जाएगी और सकुशल रखा जाएगा जेलों में, और पूछताछ होगी भारतीय कानून के तहत, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ख्याल रखते हुए। लेकिन किम डेवी बराबर इनकार करता रहा भारत आने से। और हालत ये है कि आज भी किम डेवी भारत नहीं आ सका है। वो सभी जितने नागरिक थे जो उसमें पकड़े गए थे, क्रू मेंबर्स, सभी क्षमा दान प्राप्त कर अब जेल से मुक्त हो चुके हैं और वो चले गए। वो तो चले गए, लेकिन हथियार अभी भी है। अब उसे मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता कि हथियार तैर रहे हैं, गरज रहे हैं और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वो किसी के लिए घातक साबित हो रहे हैं। इस पर भारत में फिल्म बनी और वो फिल्म रणवीर कपूर, कैटरीना कैफ अभिनीत वो फिल्म थी। उसका नाम था जग्गा जासूस। लेकिन वह फिल्म उस तरह से चली नहीं, हिट नहीं हुई। उस फिल्म में जितना थ्रिलिंग यह घटना थी उतना थ्रिलिंग कोई एक्टिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से वह फिल्म फ्लॉप न कहें तो बहुत हिट भी नहीं हुई। हाँ, विदेशों में जो इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनी वो डॉक्यूमेंट्री हिट की है। और नाम तो मुझे ठीक से नहीं याद, मैं कभी कभी देखा हूँ उस डॉक्यूमेंट्री को, कुछ अरसे हो गए। लेकिन एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, द नाइट इट रेन्ड आर्म्स। यह एक जर्नलिस्ट की लिखी हुई पुस्तक है, उन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को कवर किया था और कवरेज के बाद उन्होंने ये किताब लिखी थी जो थ्रिलिंग है और अपने किस्म की एक अलग किताब है। बहरहाल मेरा कहने का आशय यह है कि किम डेवी वह आरोप लगाता रहा भारत सरकार पर, इरा पर भी, लेकिन वो सच्चाई से कोसों दूर। अब उसका यह कहना था कि भारत सरकार ने वो हथियार मंगवाए थे पुरुलिया में पश्चिम बंगाल की सरकार, सीपीएम की सरकार को गिराने के लिए, डीस्टेबलाइज करने के लिए। बड़ा आश्चर्य है। भारतीय राजनीति ऑफकोर्स थोड़ा सा उलझी हुई राजनीति है, विचारधाराओं की यहां लड़ाई है। कोई भी सरकार हैंड ग्रेनेड से, AK-47 से और नाइट विजन से और एंटी टैंक ग्रेनेड से नहीं गिर सकती, आइडियोलॉजी से गिर सकती है, या फिर मजबूत विपक्ष के संगठन से गिर सकती है, क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें हैं राज्य में। तो ये बात समझ में नहीं आती कि सीपीएम गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज करने के लिए हथियार को नरसिम्हा राव सरकार ने उसको मंगवाए थे। ये बिल्कुल कहीं से पचती नहीं, क्योंकि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है। वेस्ट बंगाल में उस समय
सीपीएम सरकार की अपनी तूती बोलती थी। अलग बात है कि आज ममता बनर्जी की तूती बोलती है। तो भारत के फेस को, इंडिया के फेस को इंटरनेशनल लेवल पर ब्लैक करने के लिए या यूं कहें टार्निश करने के लिए उसने इतना बड़ा झूठ हर जगह वो बोलता रहा, किम डेवी। और उस झूठ को कहीं कहीं लिखा भी गया। लेकिन अगर ठीक से उसका तर्क करें, विश्लेषण करें, तो ऐसा लगता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार को एंटी वो टैंक ग्रेनेड से कैसे गिराई जा सकती है? तो वोट से गिराई जा सकती है, मतों से गिराई जा सकती है सरकार को। सरकारें ऐसे ही गिरती हैं इस देश में। ढेर सारी रीजनल पार्टियां हैं जो कहीं कहीं बहुत ताकतवर हैं। उसको गिराने के लिए क्या इतने हथियारों की जरूरत पड़ती है? ये इतने हथियार गिराए गए थे जिससे कि एक कोई बड़ी जंग लड़ी जा सकती थी। तो क्या सीपीएम गवर्नमेंट से, अपना ही देश का गवर्नमेंट, कोई जंग की तैयारी कर रही थी? और जंग की तैयारी से क्या सरकार गिर जाती? नहीं, ऐसा नहीं। किम डेवी बहुत बड़ा झूठा था, डरपोक भी था, और उसे खूब पता था कि अगर मैं भारत गया तो 3rd डिग्री मुझे मिलेगी ही, क्योंकि रहस्य पर, इस मामले का रहस्य या फिर मेन किंगपिन वही था। उसी ने ब्लीच को फोन करके कहा था, ब्लीच मेरा मतलब ब्रिटिश नागरिक को कहा था, वह भी ब्लीच था, वह भी अंतर्राष्ट्रीय हथियारों का सौदागर था। एनीवे, ये पूरी घटना बताती है कि कहीं ना कहीं से हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिक्योरिटी सिस्टम का लैप्सेस था, हमारा अपना इंटेलिजेंस फेलियर था। हालांकि आज की तारीख में हम काफ़ी मजबूत हो चुके हैं और हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर भी काफ़ी मजबूत हो चुका है। और 1995 के बाद इस तरह की कोई घटना घटी भी नहीं है, और उम्मीद ऐसी की जाती है कि अब घटेगी भी नहीं। अलग बात है कि पाकिस्तान से ड्रोन आते रहते हैं, हालांकि वो ड्रोन को मारकर गिरा भी दिया जा रहा है राजस्थान के बॉर्डर पर। खैर, उतना दूर तक मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मतलब सिर्फ पुरुलिया हथियार कांड से था, और पुरुलिया हथियार कांड का पटाक्षेप तो बहुत पहले ही हो गया जब सीबीआई ने फाइल को क्लोज कर दिया। लेकिन फाइल क्लोज हुआ है, उसका हथियार क्लोज नहीं हुआ है। धन्यवाद, मैं फिर मिलूंगा। कैसी लगी आपको कहानी? यह सच्ची कहानी है। अगर आपको अच्छा लगे, कहानी अच्छी लगी होगी, तो कृपया इसको आप सब्सक्राइब करें, मुझे खुशी होगी और प्रोत्साहन भी मिलेगा। धन्यवाद। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों के बीच शेयर जरूर करें। आपका सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन चैनल की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है।